तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बारी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, क्योंकि वरना आपको इस वीडियो में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। क्लासिफिकेशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो बेसिकली 3 बेसिस पे किया जाता है, उनकी वैलिडिटी, उनकी फॉर्मेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब अगर हम लोग वैलिडिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मैं अभी इन सबको बहुत डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, तो अभी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और आपके कासी कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आपका तीसरा और आखिरी क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल या फिर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग वैलिडिटी के अकॉर्डिंग पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, एक बार देख लें। अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में मिस हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल, वॉइड, अवॉइडेबल या फिर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है और वो वैलिड नहीं होता है। तो अभी हमने ये समझा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। तो वैलिडिटी के अकॉर्डिंग अब कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लासिफिकेशन कैसे है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, फ्री या जेन्युइन कंसेंट उसकी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मतलब कि उससे कोर्शन यानी कि ज़बरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी किसी तीसरे बंदे की इन्फ्लुएंस में आकर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ और था कॉन्ट्रैक्ट और कुछ और दिखा करके उससे साइन करवा लिया गया। या फिर फ्रॉड मतलब कुछ धोखाधड़ी करके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो ऐसे केसेस में उस इंसान की फ्री विल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के तहत वॉइडेबल होता है, वैलिड नहीं होता। अब जिस पार्टी की कंसेंट नहीं थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, या फिर उसकी मर्जी है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन भी कर सकता है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है ए, उसने बी को प्रॉमिस करा कि वो उसको अपनी कार 20,000 रुपये में बेच देगा, बट उसकी ये जो कंसेंट थी कार बेचने की, ये बी ने ज़बरदस्ती फोर्स यूज़ करके ऑब्टेन करी। तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ए अवॉइड कर सकता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा अगर ए नहीं चाहता होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कम्प्लीटली कर सकता है या फिर वो चाहे तो कार बेच भी सकता है। वो टोटली ए की अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेचना चाहता है या फिर अवॉइड करना चाहता है। एक हम लोग ने फ्री कंसेंट वाला केस देख लिया। अब दूसरा केस आता है, जब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा केस आता है कि एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है दूसरे इंसान को कि इतना कंसिडरेशन यानी कुछ बेनिफिट लेकर के वो उसके लिए वो काम कर देगा, लेकिन दूसरा इंसान अगर उसको वो काम करने से रोकने लगे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं ए और बी। ए ने कहा बी से कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुमको 500 रुपये दे दूंगा। अब बी जो था वो 500 रुपये में वो काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में ए क्या करने लगा, बी को वो काम नहीं करने दे रहा था, कुछ रुकावट डाल रहा था उसके रास्ते में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है कम्प्लीटली, और अगर बी को काम ना कर पाने की वजह से कुछ लॉस आया है तो ए को उसको रिकॉम्पनसेट करना पड़ेगा वो पैसा। तो ऐसे केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ये हमारा लास्ट केस है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें क्या होता है, अगर एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है कि वो ये काम एक स्पेसिफाइड डेट में कंप्लीट कर देगी, और अगर वो उस डेट तक वो काम कर नहीं पाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक सपोजिटली बेकरी का काम है आपका, और कोई आता है आपके पास कि हमारे घर बर्थडे पार्टी है, 26 जनवरी तक आप हमको केक बना कर दे दीजिएगा, और आप 26 जनवरी तक केक नहीं बना पाते हैं, तो आप दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा, और अगर सामने वाले को नुकसान हुआ है तो फिर आपको उसका नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी ऐसे केस में। तो
तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होगा, साथ में उसके जो लॉसेस हैं वो भी आपको रिकवर करवाने पड़ेंगे। अब हमारा वैलिडिटी के अकॉर्डिंग दूसरा क्लासिफिकेशन है वॉइड अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्सेबल ना हो वो वॉइड होता है, और ये जो है स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है अगर इसमें ये लॉफुल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी माइनर से मतलब 18 साल से नीचे के बच्चे से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होगा, या फिर बिना किसी कंसिडरेशन या सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो भी जो अग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में वो वॉइड होगा। अब हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब आप इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में आए तब तक तो ये वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री ने किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स लाने की डील करी, लेकिन आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो इनिशियली वो माना गया था सही, वो बाद में वॉइड हो जाता है। अब हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है इलीगल अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट इलीगल तब होता है जब वो या तो इमोरल होता है या क्रिमिनल इन नेचर होता है या फिर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रूल्स को वो कर रहा होता है ट्रांसग्रेस। मतलब वो वाले अग्रीमेंट्स जो लॉफुल नहीं होते वो सब आपके इलीगल अग्रीमेंट्स में आते हैं। और एक इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि सारे वॉइड अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल ही हों। वैलिडिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स ना किए जा सकें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स होने के लिए कुछ स्टैम्प्स की ज़रूरत थी और आपके पास वो स्टैम्प्स नहीं थे, तो ये अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर बाद में आप वो स्टैम्प्स ला करके सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो वो एनफोर्सिएबल हो जाता है। अब हम लोग फॉर्मेशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स और कंडीशंस बोल करके या फिर लिख करके बहुत अच्छे से उसके बनते समय एक्सप्रेस किए जाएं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको खुद से जो सामने वाली पार्टी है उसके एक्ट्स वगैरह देख करके कि वो किस तरह से एक्ट करे आपको इन्फर करना होता है, खुद से समझना होता है कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक पब्लिक बस में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली पहले से पता होता है कि आपको जाके कंडक्टर आएगा, आपको उससे टिकट लेनी है, उसको पे करना है। ये बात वो हर आने वाले बंदे को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये ऑब्वियस होता है, उसके एक्शंस वगैरह देख के हमको ये खुद समझ में आ जाता है। यही फ़र्क होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत अच्छे से सब कुछ पहले से बताया जाता है फॉर्मेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट के, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में खुद समझा जाता है। फिर आता है आपका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है कासी कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है सामने वाले इंसान पे कि उसको ये काम करना है। ये कासी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में नहीं बनता है, ये लॉ के थ्रू क्रिएटेड होता है, मतलब आपकी मोरालिटी पे बेस्ड होता है। आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत, और क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बेसिस पे होता है। इसका एक मोटो होता है कि कोई भी इंसान अपना फ़ायदा किसी दूसरे का बुरा करके ना करे। एग्ज़ाम्पल दूंगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल है कि कोई इंसान है, कोई कोई मार्केटिंग करने जो आते हैं लोग, कोई आपके घर आता है आपको अपना प्रोडक्ट बेचने, और अपना कुछ प्रोडक्ट वो घर पे भूल जाता है आपके, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके प्रोडक्ट की सही तरह से केयर करें जब तक वो आकर उसको ले ना जाए। अगर आपने उसको इस्तेमाल करने लगे या फिर आपने खो दिया या आपने किसी और को दे दिया, तो ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इंसान वापस आएगा तो या तो आप उसको वैसा ही दूसरा प्रोडक्ट ला कर दो या फिर आप उसका जो लॉस हुआ है वो रिकवर करो। जैसे आपका पड़ोसी है वो आपके घर अपना सामान रख कर के गया, तो आपकी ड्यूटी है ना कि आप उसके सामान की हिफाजत करो, ना कि उसको तोड़ दो फोड़ दो या फिर यूज़ कर लो। वही है कासी कॉन्ट्रैक्ट। बट ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है क्योंकि दो पार्टीज़ इंटेंशनली इसको क्रिएट नहीं कर रही हैं, बल्कि लॉफुली आप पे इम्पोज हो रहा है।
ये आखिरी वाला तो ख़ैर सबको पता होता है, ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंटरनेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आपने अमेज़न पे कुछ चीज़ खरीदी, आपने प्रीपे करा, तो अब ये अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वो प्रोडक्ट ला कर के दे दे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इंटरनेट के थ्रू हुआ, इसको कहेंगे ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका फाइनल क्लासिफिकेशन है वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहला आता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों ही पार्टीज़ ने अपना काम कर दिया होता है। फॉर एग्जांपल ए है और बी है। ए ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर पेंट करूँगा और तुम मुझको 100 रुपये दो उसके लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तब होगा जब ए पिक्चर पेंट कर देगा और बी उसका पेमेंट कर देगा। तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज़ ने अपना अपना काम अभी नहीं किया है, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। बोथ आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर पेंट कर दूंगा इन रिटर्न ऑफ ₹100 और बी ने कहा कि हाँ मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन ना ही ए ने अभी पिक्चर पेंट करी है और ना ही बी ने उसका पेमेंट करा है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने ही अपना अपना काम अभी नहीं किया है। फिर आखिरी वाला होता है यूनिलैटरल या फिर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। जो उसने काम करना है वो उसको सिर्फ एक पार्टी को फुलफिल करना होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पहले ही फुलफिल कर चुकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या फिर जैसे बन रहा था वैसे ही। भी इसका एग्जाम्पल दूंगी तो आपको थोड़ा बेहतर से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है कि एक बंदा है ए, उसने एक कुली से कहा कि आप मेरा लगेज कैरी करके ये कैरेज बाहर खड़ी है इसमें रख दो। अब कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? जैसे ही कुली ने आपका जो लगेज था वो आपकी कैरेज में रख दिया, लेकिन उस समय तक कुली ने अपना काम पूरा कर दिया था, उसने जाके आपका सामान रख दिया। अब क्या करना है? अब सिर्फ ए को अपना काम करना है, यानी कि कुली को पैसे देने हैं। मतलब कि जब ए की बारी आई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, तब तक कुली अपना काम कर चुका था, वो जा करके आपका सामान आपकी डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी रख चुका था। मतलब एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पहले ही फुलफिल कर दिया था और बस दूसरी पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना रह गया था। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।